एंड रैंक आपके साथ में दी जाएगी। के लिए पूरा ये प्रोसेस चल रहा है, इज अपॉइंटमेंट लेटर। तो फोर्थ नंबर में आपकी बारी आती है एलिजिबिलिटी की। अब हेलो लवली वॉरियर्स, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल द मनुवर्स एंड आई एम योर होस्ट एंड दोस्त मनप्रीत। और आज हम बात करेंगे कि क्या होता है आफ्टर मेंस का रिजल्ट, क्या प्रोसेस रहता है टिल योर ज्वाइनिंग, जब तक आप नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन जाते। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। पीडीएफ फॉर्म रहता है जिसमें आपका रिजल्ट आता है, उसके साथ ही आपको नीचे उसके पीडीएफ के एंड में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपको डिटेल प्रोसीजर कब तक अपलोड होगा आपकी वेबसाइट पे, या आपकी चॉइस फिलिंग कब से कब तक आने वाली है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें तो सबसे पहले मेंस के रिजल्ट के बाद आपका काम होगा चॉइस फिलिंग करना। तो जैसे ही आप अपना चॉइस फिलिंग का डेट चेक कर लेते हैं तो आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन सबसे पहले आता है। चॉइस फिलिंग में आपको अपनी चॉइस वहां पे एक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लगानी पड़ती है कि आई वॉन्ट दिस एम्स, ये एम्स नहीं मिला तो मुझे ये वाला एम्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे चॉइस फिलिंग करनी है, मेरे पास 15 एम्स का ऑप्शन है, एडवर्टाइजमेंट में 50 एम्स दिए गए थे और अब मुझे उन्हें प्रेफरेंस में लगाना है मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूंगी, मुझे मेरी प्रेफरेंस क्या है, मुझे कौन सा एम्स चाहिए, मैंने पहले ये सोचूंगी, या मेरे लिए कौन सा एम्स ट्रैवल फ्रेंडली रहेगा इस बारे में सोचूंगी, या कौन सा एम्स से मेरा घर का डिस्टेंस मुझे सही बैठ रहा है वो चेक करूंगी। ये सारे मेथड्स को मैं यूज करके अपने प्रेफरेंस बना लूंगी। अब जस्ट सपोज मेरा प्रेफरेंस है कि मुझे दिल्ली एम्स चाहिए, तो व्हाट विल आई डू, मैं अपनी चॉइस फिलिंग में सबसे पहले नंबर में दिल्ली एम्स को रखूंगी, क्योंकि दिल्ली एम्स मुझे सबसे पहले चाहिए ना। तो अगर दिल्ली एम्स मुझे नहीं मिलता बाई चांस, तो उसके बाद मुझे कौन सा एम्स चाहिए, दैट विल बी ऑन दी प्रेफरेंस सेकेंड। जैसे एम्स नहीं मिलता है तो मेरी सेकेंड चॉइस है एम्स बिलासपुर, तो मैं सेकेंड नंबर पे क्या करूंगी, एम्स बिलासपुर। अगर मुझे भी नहीं मिल रहा है, एम्स बिलासपुर में नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे उसके बाद कौन सा एम्स चाहिए, दैट विल बी माई प्रेफरेंस थर्ड, दैट विल फॉर एग्जाम्पल एम्स पटना, तो मैं एम्स पटना ले लेती हूँ। तो इस तरह से आप अपने पूरी 15 के 15 या 18 जितने भी आपको चॉइसेस हैं आपके नॉर्थ सेट की एडवर्टाइजमेंट में, वो सारी आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। आपने पूरा सोच समझ के अपना चॉइस फिलिंग कर दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस आता है हमारा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या होता है, जो आपने अपनी चॉइस फिलिंग भर रखी थी उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट लिस्ट निकलती है आपकी एम्स की एक वेबसाइट पे, जो कुछ इस तरह से होता है। तो पिछले साल की जो अलॉटमेंट लिस्ट थी, जैसे 23 से 30 तक के बीच का टाइम दिया गया था चॉइस फिलिंग के लिए, तो उसके बाद हमारा जो अलॉटमेंट लिस्ट थी कि किस बच्चे को कौन सा एम्स दिया गया है, वो निकली थी हमारी 11/11/2024 को। यू कैन सी द डेट हियर। इस तारीख को उन्होंने अलॉटमेंट लिस्ट निकाल दी थी। तो इस तरह से निकलेगी आपकी अलॉटमेंट लिस्ट। रोल नंबर्स होंगे इस तरफ को, एंड उसके बाद आपको जो भी एम्स अलॉट हुआ है वो होगा, एंड रैंक आपके साथ में दी जाएगी और मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। कोई भी रोल नंबर है, जैसे 4, 5, 6, 7, 8 रोल नंबर है, उसकी कैटेगरी मेंशन होगी, देन उसका जेंडर मेंशन होगा, देन ओवरऑल उसका रैंक क्या है वो मेंशन होगा, और उसको कौन सा एम्स अलॉटमेंट हुआ है। इस तरह से आपकी एक पूरी की पूरी लिस्ट निकलेगी। जैसे आपको एम्स पटना अलॉट हो जाता है या एम्स रायपुर अलॉट हो जाता है, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं, सबसे पहले काम ये होता है। तो आपको प्रॉपर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड इंस्टीट्यूट आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द ऑप्शन टू accept the offered seat and report to the respective allotment institute as per the schedule notification। तो हमें नॉर्थ सेट 7 के टाइम में स्पेसिफिक डेट दी गई थी 14/11/2024 से लेकर 21/11/2024 5 PM तक हमने अपना एक्सेप्ट, जो हम एक्सेप्ट का वहां पे बटन आता है, एक्सेप्ट का एक ऑप्शन आता है, वो करना है। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि हमें जो अलॉटमेंट दी गई है, वी आर सेटिस्फाइड विद दैट एंड वी वांट टू एक्सेप्ट योर ऑफर। तो उसको जरूर एक्सेप्ट करिएगा। अगर आप उस बटन को क्लिक नहीं करते हैं, उस ऑप्शन को क्लिक नहीं कर पाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस ऑप्शन को विड्रॉ कर लेते हैं। मैं लगा दूंगी, इसमें लिखा गया है कि देयर विल बी स्पेसिफाइड पीरियड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट करने का मतलब इन्होंने पूरा समझाया है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो इसको हम एक रिफ्यूजल मानेंगे अपनी तरफ से कि आप इस ऑफर को रिफ्यूज कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्ट ऑप्शन का बिल्कुल ख्याल रखिए। थर्ड, अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, दैट विल बी योर एक्सेप्ट ऑप्शन। हमारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको एम्स की वेबसाइट पे अपलोड करने की डेट भी 21/11/2024 ही दी गई है, 5 PM तक। तो आपने जो जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, जैसे यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, उस पीडीएफ के एंड में ही आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करने हैं, उसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है वो चेक करना है। जैसे नेम कईयों के गलत हो जाते हैं, आधार कार्ड पे कुछ और नेम होता है और आपके 10th के सर्टिफिकेट में कुछ और होता है नेम। तो उन
में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो वो सब अच्छे से चेक करके अपना कैटेगरी, आपका कोई सर्टिफिकेट है तो अगर कैटेगरी किसी से आप बिलोंग करते हैं, SC OBC ST जो भी कैटेगरीज होती हैं, किसी से भी आप बिलोंग करते हैं तो अपना प्रॉपर सर्टिफिकेट बनवाएं। OBC के लिए तो स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, यहाँ पे OBC कैटेगरी के देखिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि आपको किस डेट के अंडर आपका वो फॉर्म होना चाहिए, वो सब कुछ चेक करिए। एंड अगर हो सके तो सेंटर गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट का SC का सर्टिफिकेट बनता है या फिर किसी भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनता है, और एक सेंटर गवर्नमेंट का भी होता है, तो हो सके तो सेंटर गवर्नमेंट वाला ही अपलोड करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और क्लास 10th का आपका मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आपकी ओरिजिनल या प्रोविजनल डिग्री, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ ओरिजिनल ID फ्रॉम फॉर आइडेंटिटी प्रूफ, लेटेस्ट फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सब कुछ आपको डिटेल में उस PDF के एंड में मिल जाएगा। तो PDF का सिर्फ रिजल्ट देख के उसको छोड़ मत देना, उसको पूरा पढ़ना, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं मिलेगी। अब आपने अलॉटमेंट लिस्ट चेक कर ली, अपना एक्सेप्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, अब आपने वेट करना है अपनी एलिजिबिलिटी लिस्ट का। अब मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अब आप एम्स दिल्ली की वेबसाइट से नहीं डील करेंगे, काम होगा वो आपकी अलॉटेड एम्स की वेबसाइट से होगा। तो अगर जस्ट सपोज मुझे एम्स बिलासपुर अगर अलॉट हुआ है, तो अब मैं अपना एलिजिबिलिटी लिस्ट जो मुझे आएगा वो एम्स बिलासपुर की वेबसाइट के थ्रू ही आएगा, तो उस वेबसाइट को चेक करते रहिए। नंबर में आपकी बारी आती है एलिजिबिलिटी की। अब आपके डॉक्यूमेंट्स आपने सारे अपलोड कर दिए हैं, उसके बाद क्या होता है, आपको एक एलिजिबिलिटी लिस्ट आती है, उसमें जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं है, सब उनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, उनको एलिजिबल बोला जाता है। जिनमें का नाम एलिजिबिलिटी की लिस्ट में नहीं होता है, उनके साथ क्या होता है, उनके साथ ये होता है कि उनको अलग लिस्ट में रखा जाता है, और उनके डॉक्यूमेंट्स में क्या फॉल्ट निकला है, नेम का फॉल्ट है या किसी सिग्नेचर में फॉल्ट है या उनकी जगह में कुछ भी जो भी फॉल्ट होगा, वो उनकी नेम के आगे साथ में उनको लिखा होता है, और उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको इतने डेज के अंदर अपना डॉक्यूमेंट सही करवा के री अपलोड करना है, ताकि हम उसको रीवेरीफाई कर सकें। तो ये सब होता है। अब कुछ एम्स में ऐसा होता है कि वो ऑनलाइन DV करवाते हैं, फिर वो ऑफलाइन DV के लिए भी बुलाते हैं, कुछ एम्स में ऐसा होता है। एंड कुछ एम्स में ऐसा होता है कि वो सिर्फ आपकी ऑनलाइन DV करवाते हैं और डायरेक्ट आपको फिर मेडिकल और ज्वाइनिंग के लिए बुलाते हैं। तो ये एम्स टू एम्स वेरी करता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है ऑनलाइन और ऑफलाइन भी आपने करवा लिया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए पूरा ये प्रोसेस चल रहा है, इज अपॉइंटमेंट लेटर। तो इतना कुछ करने के बाद आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, ऑनलाइन आता है अपॉइंटमेंट लेटर आपको आपकी ईमेल पे। तो इससे रखिए जो ईमेल आपने अपनी रजिस्ट्रेशन का टाइम डाल रखा है वो एक्टिव हो, तो आपकी ईमेल पे आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव होगा। वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, तो पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी कि आपका नाम ये, रोल नंबर ये, रैंक ये, आपका पूरा एड्रेस होगा। आपको हम ऑफर करते हैं अपॉइंटमेंट फॉर दी रैंक ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स, जो भी आपको अलॉटेड होगा। तो वो आपका जब आ जाता है, उसके साथ आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म आता है, वो अटेस्टेशन फॉर्म आपने पूरा फिल करवाना है। रिसर्च दे रखे होते हैं कि आप इनसे ये साइन करवा सकते हैं, तो उनसे वो साइन करवा के फिर आप अपने साथ उसको लेके जाते हैं। फिर जिस एम्स में आप जाते हैं वहाँ पे वो पहले आपका मेडिकल करते हैं, पूरा आपका मेडिकल होगा, उन्हीं के थ्रू होता है, पूरी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। मेडिकल पूरा आप करवाएंगे, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू होगी। हमारा लास्ट पार्ट है ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस आपकी मेडिकल के बाद ही शुरू होगी। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस आपकी शुरू होगी, उसमें पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स वो चेक करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने बहुत सारी सेट ऑफ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आप 6-7 कॉपीज़ बना के ले जाइए, जेरोक्स करवा के, और सेल्फ अटेस्टेड भी करवा दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस आपको करेंगे, वो आपको साथ साथ में समझ आता रहेगा वहाँ पे कि कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। और एंड में आप अपनी ANS या DNS या फिर किसी सुपरिटेंडेंट के पास जाते हैं, डिपेंड करता है आप एम्स टू एम्स। फिर वहाँ पे आपको आपकी ड्यूटी अलॉट होगी कि आपको ये डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है और आपको ये ड्यूटी है, आपने कल से आना है या परसों से आना है। तो हो सके अगर आपको ब्रेक लेना चाहते हैं तो 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, बहुत जल्दी भी मत कीजिए और बहुत लेट भी मत कीजिएगा, बट अच्छे पर्टिकुलर टाइम 1-2 दिन का ब्रेक लेके आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको नर्सिंग ऑफिसर आप बन जाएंगे। तो ये है पूरा आपका मीन्स के बाद से लेकर नर्सिंग ऑफिसर बनने तक का सफ़र। एंड उसके बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो एंड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो मेरे इस वीडियो से, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आप आगे देख सकें माई जर्नी टू एम्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी प्रोसेस विच विल हैपन आफ्टर योर एम्स रिजल्ट। तो वेट कीजिए अपने रिजल्ट का, या आ चुका है तो अपनी सीट अलॉटमेंट भरिए आराम से। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, ऑल द बेस्ट वॉरियर्स, यू कैन डू बेटर, यू विल डू बेटर।
जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। बाय, टेक केयर।